नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, खासकर उनके बिजनेस मॉडल्स और हाँ, प्राइसिंग कैसे सेट करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास वाई कॉम्बिनेटर के कुछ इंटरेस्टिंग लेख हैं। ये बताते हैं कि जो सफल कंपनियां हैं वो आखिर पैसा बनाती कैसे हैं। तो आज का अपना मिशन क्या है, ये समझना कि भाई ये जो बड़ी बड़ी अरबों डॉलर की कंपनियां हैं इनके मॉडल क्या है और जो नए स्टार्टअप्स हैं वो इनसे क्या सीख सकते हैं। हम देखेंगे 9 खास बिजनेस मॉडल्स, वाईसी की टॉप कंपनियों से क्या पता चलता है और प्राइसिंग के कुछ जरूरी नुस्खे। चलिए शुरू करते हैं इस पर बातचीत। तो पहली बात, सोर्स कहता है कि ज्यादातर जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो असल में सिर्फ 9 मॉडलों में से ही कोई एक इस्तेमाल करती हैं। जैसे सास मतलब सॉफ्टवेयर सर्विस की तरह देना, फिर ट्रांजैक्शनल, मार्केट प्लेस, हार्ड टेक, यूजेज बेस्ड। हाँ, एंटरप्राइज, एडवर्टाइजिंग, ई कॉमर्स और बायो भी हैं इसमें। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि अपना नया अनोखा मॉडल बनाने से अच्छा शायद किसी आजमाए हुए मॉडल को ही अपनाना ज्यादा सही रहता है। हाँ, और देखिए वाई कॉम्बिनेटर की जो टॉप 100 कंपनियां हैं उनका डेटा तो और भी साफ तस्वीर दिखाता है। करीब 67% मतलब 2/3 कंपनियां सिर्फ 3 मॉडल यूज कर रही हैं। अच्छा, कौन से 3? सैस सबसे ऊपर 31%, फिर ट्रांजैक्शनल 22% और मार्केटप्लेस 14%। अब सोचिए, एडवर्टाइजिंग या ई कॉमर्स जो हमें लगता है बहुत कॉमन है, हाँ, वो उतने नहीं दिखते टॉप लिस्ट में। बिल्कुल इस लिस्ट में वो काफी नीचे हैं। ये सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल है। और ये तो और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम सिर्फ टॉप 10 को देखते हैं। वाईसी की टॉप 10 में से 5 तो मार्केट प्लेस हैं। एबीएनबी, इंस्टाकार्ट, डोरडैश, बड़े नाम हैं ये सब। जी, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि मार्केट प्लेस में विनर टेक्स ऑल, मतलब जो जीता वही सिकंदर वाली बात सबसे ज्यादा होती है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, मार्केटप्लेस शुरू करना अपने आप में मुश्किल है। वो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम होती है, खरीदार और बेचने वाले दोनों को एक साथ कैसे लाएं। हाँ, वो तो है। लेकिन एक बार अगर ये चल पड़ा तो फिर जो नेटवर्क इफेक्ट आता है, मतलब जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतना ही सबके लिए वो प्लेटफॉर्म बेहतर होता जाता है। सही। और वो इन्हें लगभग क्या कहते हैं, अपराजीय सा बना देता है। मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह टॉप 10 में 3 ट्रांजैक्शनल बिजनेस भी हैं, स्ट्राइप और कॉइनबेस जैसे। अच्छा। ये सीधे पैसों के लेन देन, फंड्स के फ्लो में शामिल होते हैं, तो इनके लिए पैसा कमाना थोड़ा सीधा होता है और ये अक्सर दूसरी कंपनियों के लिए एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाते हैं। और सास मॉडल्स का क्या? वो भी तो काफी सफल है ना? मुझे लगता है वो लगातार मिलने वाला रेवेन्यू। हाँ, बिल्कुल। सास का जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो एक स्थिर रेकरिंग रेवेन्यू देता है। हर महीने या हर साल पैसे आते रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है ग्राहक को बनाए रखना, रिटेंशन। सोर्स में एक चेतावनी भी है, अगर हर महीने सिर्फ 5% ग्राहक भी आपको छोड़कर चले जाते हैं तो साल के आखिर तक आपके आधे से ज्यादा ग्राहक खत्म। ये दिखाता है कि आपको लगातार वैल्यू देनी पड़ेगी, रुक नहीं सकते। बाप रे, ये तो बड़ा आंकड़ा है। अच्छा, सोर्स ये भी बताता है कि कुछ मॉडल टॉप 100 में लगभग है ही नहीं, जैसे सर्विसेज या कंसल्टिंग। हाँ, या फिर एफिलिएट बिजनेस। इनके साथ क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं चलते उतना? देखिए, कारण काफी सीधे हैं। सर्विसेज बिजनेस जो होते हैं उन्हें स्केल करना, मतलब बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। आप कितने लोगों को हायर करेंगे? सही बात है। एफिलिएट बिजनेस असल ट्रांजैक्शन से बहुत दूर होते हैं, और जो बिजनेस किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर बने होते हैं, जैसे मान लीजिए फेसबुक पर कोई ऐप बनाया, हाँ, तो वो हमेशा उस प्लेटफॉर्म के रहमो करम पर रहते हैं। कल को फेसबुक ने पॉलिसी बदली तो आपका बिजनेस गया। तो निचोड़ ये है कि सबसे सफल बिजनेस वो हैं जो लगातार कमाते हैं, ग्राहकों को रोक पाते हैं, मजबूत बचाव बनाते हैं, मतलब कंपटीशन को मुश्किल बनाते हैं, और पैसे के लेन देन के जितना करीब हो उतना अच्छा। समझ गई। तो ये तो हुई मॉडल्स की बात। अब आते हैं प्राइसिंग पर। दाम कैसे तय करें? पहला सबक तो बड़ा सीधा सा लगता है, चार्ज करो, पैसे मांगो। पर बहुत से फाउंडर्स हिचकते हैं इसमें, क्यों? डर लगता है कि कहीं ग्राहक भाग ना जाए, कहीं हम ज्यादा तो नहीं मांग रहे। लेकिन असल में चार्ज करना ही पहला कदम है, ये जानने का कि लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैसे देने को तैयार भी हैं या नहीं, और अगर हैं तो कितने। सोर्स में स्ट्राइप का उदाहरण बहुत अच्छा है। उन्होंने शुरू में अपने कॉम्पिटिटर से लगभग डबल चार्ज किया। डबल क्यों? ये देखने के लिए कि लोग उनके बेहतर प्रोडक्ट के लिए वाकई ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। ये एक तरह का वैल्यू टेस्ट था। अच्छा। तो दूसरा पॉइंट इसी से जुड़ा है, वैल्यू के हिसाब से कीमत तय करो, लागत के हिसाब से नहीं। इसको थोड़ा और समझाएंगे? मतलब ये कि आपकी लागत कितनी आ रही है वो जरूरी है, पर वो कीमत तय करने का आधार नहीं होना चाहिए।
आधार होना चाहिए कि ग्राहक को आपके प्रोडक्ट से कितना फायदा हो रहा है। फायदा मतलब क्या आप उनका टाइम बचा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, क्या उनकी कमाई बढ़ रही है आपकी वजह से, या उनका कोई बड़ा रिस्क कम हो रहा है। आपकी कीमत उस वैल्यू का एक हिस्सा होनी चाहिए जो आप ग्राहक को दे रहे हैं। ओके। सोर्स तो यहां तक सलाह देता है कि कीमतें धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तब तक जब तक ग्राहक थोड़ी आनाकानी ना करने लगे। मतलब शिकायत करें? हाँ, थोड़ी शिकायत करें पर पैसे फिर भी दे दें, वो शायद एक अच्छी कीमत का संकेत है। हाँ, दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर स्टार्टअप असल में कम चार्ज कर रहे होते हैं, अंडर चार्जिंग। बिल्कुल, ये बहुत बहुत कॉमन गलती है। फाउंडर्स अक्सर अपनी ही वैल्यू को कम आंकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो कीमत बढ़ाना अक्सर रेवेन्यू बढ़ाने का सबसे तेज और आसान तरीका हो सकता है। जैसे नेटफ्लिक्स, वो तो बढ़ाते ही रहते हैं दाम। सही उदाहरण है। वो लगातार कीमतें बढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कंटेंट की वैल्यू है और लोग देंगे पैसे। और आखिरी बात प्राइसिंग पर, इसे सिंपल रखो, आसान। जटिल प्लान्स क्यों बुरे हैं? क्योंकि ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि उसके लिए बेस्ट क्या है, और जब कंफ्यूजन होता है तो लोग अक्सर खरीदने का फैसला टाल देते हैं। इसमें सेगमेंट की कहानी कमाल की है। वो पहले फ्री थे, फिर उन्होंने $120 साल का प्लान रखा। ठीक है। फिर एक कंसल्टेंट आया, उसने कहा, अरे तुम इनसे सीधे $1,20,000 मांगो साल का। क्या? $1,20,000? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन पता है क्या हुआ? वो क्लाइंट $1,20,000 पर तो नहीं माना, पर $18,000 साल पर मान गया। $18,000, जो शुरू के 120 या 150 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हम अपनी वैल्यू को कितना कम समझ सकते हैं। उन्होंने हिम्मत की और कीमत कहीं ज्यादा मिली। वाह! तो अगर हम सब बातों को समेटें तो सफल बिजनेस मॉडल अक्सर नए नहीं होते, बल्कि आजमाए हुए होते हैं, खासकर SaaS, ट्रांजैक्शनल और मार्केटप्लेस। इनोवेशन शायद प्रोडक्ट में ज्यादा जरूरी है, बिजनेस मॉडल में कम। सही कहा। और प्राइसिंग, ये सिर्फ लागत निकालने का खेल नहीं है, ये समझने का खेल है कि ग्राहक आपकी चीज को कितनी वैल्यू देता है और फिर उस वैल्यू को भरोसे के साथ मांगना है। हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल शायद सोचने लायक है। क्या? कि क्या जो बिजनेस मॉडल और प्राइसिंग अभी इस्तेमाल हो रही है, वो वाकई उस असली वैल्यू को पकड़ पा रही है जो प्रोडक्ट ग्राहक को दे रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि टेबल पर पैसा छूट रहा है? इस पर सोचना शायद बहुतों के लिए फायदेमंद हो सकता है।